तकरीबन 27-28 साल के दो लड़के बार काउंटर पर बैठे थे और पिछले 1 घंटे से ड्रिंक किए जा रहे थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा नशे में थे। एक लड़का कुशल अपनी चेयर से उठते हुए बोला, चल आजा यार घर चलें, हमारी बीवियां हमारा इंतजार कर रही होगी। दूसरा लड़का मानव हंसा और बोला, तू जा घर, मुझे तो यहीं पर अपनी रात रंगीन करनी है। कुशल तुरंत बोला, यार कैसी बात कर रहा है, सृष्टि तेरी बीवी है, कितना प्यार करती है वो तुझे। मानव व्यंग्य से हंसा और बोला, प्यार माय फुट, तुझे तो पता है ना मुझे हर वक्त किस चीज़ की तलब लगी रहती है। एंड सॉरी टू से, सृष्टि में वो रस नहीं है जो यहाँ मंडराने वाली तितलियों में है। कुशल उसे समझाते हुए बोला, यार ऐसे मत बोल, बीवी है वो तेरी। मानव अपनी जगह से उठा और लड़खड़ाते हुए बोला, वो मेरी बीवी है ना, उसे मैं देख लूँगा, तू जा अपनी वाली के पास, मुझे फ़िलहाल घरवाली नहीं बाहर वाली चाहिए। और इधर उधर खड़ी लड़कियों को बड़ी बारीकी से चेकआउट करने लगता है। तभी एक लड़की वहां पर आए और मानव का हाथ अपने बम पर रखकर बोली, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, पूरी रात तुम्हें जन्नत की सैर करवा दूंगी। मानव अपने हाथ को उसके बम से कमर तक सहलाते हुए मदहोश आवाज में बोला, यही तो चाहिए इस भंवरे को, मैं तो कब से जन्नत के इंतजार में हूँ, चलो ले चलो मुझे जन्नत में। ये बोलते हुए उसने खुद को पूरी तरह से उस लड़की के ऊपर ही झुका दिया तो वो लड़की तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे बार में ही बने हुए कमरों की तरफ ले गई। उन दोनों को जाते देख कुशल ने हताश होकर अपना सिर नामे हिलाया। दरवाजे पर आते ही उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, पहले पैसे निकालो, जन्नत के दर्शन पैसे मिलने के बाद करवाऊंगी। मानव ने तुरंत अपने वॉलेट में से 2000 निकालकर उस लड़की के हाथ पर रखे और फिर वो लड़की मुस्कुराती हुई मानव को बेड पर लेकर आए और उसे बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर झुककर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। मानव ने भी उसे तुरंत बेड पर धक्का दिया और उस पर हावी होकर उसकी गर्दन को चूमने लगा। वो लड़की गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मानव अपना हाथ उस लड़की की कमर पर लेकर गया और उसके जिस्म से उसके कपड़ों को अलग करने लगा। वो लड़की सेडिक्टिव स्माइल के साथ बोली, लगता है बहुत गर्मी भरी हुई है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बीवी तुम्हें ठंडा नहीं करती क्या। मानव उसके सीने पर चूमते हुए बोला, अगर वो मुझे ठंडा करती तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता, आज ऐसी जन्नत की सैर करवाना कि मेरे होश उड़ जाए। ये बोलते हुए उसने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी। अब वो दोनों बेलिबास उस बेड पर एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे थे। कभी वो लड़की मानव के कंधों को चूमती तो कभी उसके सीने को। मानव भी उसके होठों पर बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होकर किस कर रहा था। कुछ ही देर में उस लड़की की गहरी गहरी आहें पूरे कमरे में गूंजने लगी थी और उस लड़की के हाथ मानव की पीठ पर चल रहे थे जो पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ दो लड़कियां बस स्टॉप पर खड़ी थी, जिसमें से एक लड़की काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। वो बार बार अपने हाथों में बंधी हुई घड़ी की तरफ देख रही थी जिसमें 8 बजने वाले थे। तभी उसके साथ खड़ी लड़की रागिनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, यार सृष्टि तू इतना परेशान क्यों हो रही है, बोल देना ना कि ऑफिस में थोड़ा काम था इसीलिए थोड़ा लेट हो गई, तेरी सास तुझे खा नहीं जाएगी। रागिनी की बात सुनकर उस लड़की सृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस फीका सा मुस्कुराए और वापस अपनी घड़ी की तरफ देखने लगी। तभी एक लग्जरियस कार उन दोनों के सामने आकर रुकी और उसमें से एक शख्स बाहर निकला। उसे वहां पर देखकर वो दोनों लड़कियां हैरान रह गई। वो शख्स कोई और नहीं उनका बॉस अमय राणा था। अमय सृष्टि के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज रात हमें पार्टी पर जाना है, तो तुम ऑफिस से अपने घर के लिए कैसे निकल गई। सृष्टि हड़बड़ा कर बोली, लेकिन सर मैंने आपसे कहा था। अभी वो बोल ही रही थी कि अमय बिल्कुल उसके करीब आया और उसके गालों पर अपना हाथ कसते हुए बोला, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना सृष्टि, तुम जानती हो ये पार्टी कितनी इंपॉर्टेंट है और इसमें मेरी पर्सनल असिस्टेंट का मेरे साथ जाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द पार्टी में पहुंचना है, मेरे साथ चलो। सृष्टि परेशान होते हुए बोली, सॉरी सर लेकिन मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। अमय अब थोड़े गुस्से से बोला, अगर तुम्हारा घर जाना इतना ही ज़रूरी है तो सॉरी सृष्टि लेकिन कल से फिर तुम घर पर ही रहना। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। अमय उसे जॉब से निकालने की धमकी दे रहा था और ऐसा तो सृष्टि बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती थी। वो हल्का सा अपना सिर झुकाकर बोली, ठीक है सर, मैं पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर बाद अमय सृष्टि को एक डिजाइनर हाउस के पास ले आया था। सृष्टि उसकी इस हरकत पर हैरान नहीं हुई, वो अक्सर उसे इसी तरह जबरदस्ती अपने साथ पार्टी में ले जाया करता था। उस डिजाइनर हाउस में अमय ने एक रेड कलर की नी लेंथ ड्रेस सृष्टि को निकाल कर दी और उसे देखते हुए थोड़े सर्द लहजे में बोला, प्लीज़ और ज़्यादा लेट मत करना, पहले ही कपड़े सेलेक्ट करने में तुमने 1 घंटा लगा दिया लेकिन कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया और अब मैं तुम्हें ये ड्रेस सेलेक्ट करके दे रहा हूँ, जल्दी से इसे पहनकर बाहर आओ। सृष्टि उस ड्रेस की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन ये ड्रेस बहुत छोटी है सर, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती।
अमय गुस्से से बोला, वो इसलिए क्योंकि ये कोई मामूली पार्टी नहीं है, वहाँ हाई क्लास लोग मौजूद होंगे और मैं नहीं चाहता तुम उनके बीच एक मामूली सी एम्प्लॉय लगो, इसलिए चुपचाप इसे पहनो और चलो। ये बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और फ़ोन पर किसी से बात करते हुए वहाँ से चला गया। सृष्टि ने उस ड्रेस की तरफ देखा। अपनी जॉब को बचाने के चक्कर में उसे क्या क्या करना पड़ रहा था, पर वो किसी भी कीमत पर इस जॉब को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती थी, वरना उसके ससुराल वाले उसका बहुत बुरा हाल करते। कुछ देर बाद सृष्टि वो ड्रेस पहनकर बाहर आई। वो एक बैकलेस ड्रेस थी और सृष्टि के घुटनों से काफ़ी ऊपर थी और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिवील हो रही थी। अमय ने जैसे ही उसे उस ड्रेस में देखा, उसके चेहरे पर लस्ट भरे एक्सप्रेशंस आ गए। उसने अपने होठों को हल्का सा दांतों में दबाया और बोला, ओह माय गुडनेस, आज रात तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब मैं देखता हूँ तुम मेरे चंगुल से कैसे निकलती हो। मन ही मन ये बात बोलकर अमय सृष्टि के पास आया और उस ड्रेस की पतली सी स्ट्रिप को थोड़ा सा उसके कंधे से गिराकर बोला, अब तुम बिल्कुल मेरे स्टैंडर्ड की लग रही हो, अब चलो मेरे साथ। ये बोलकर उसने सृष्टि का हाथ पकड़ा। सृष्टि ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अमय ने उसका हाथ बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। रात के तकरीबन 9 बजे हेवन रिजॉर्ट के पार्किंग एरिया में अमय की गाड़ी आकर रुकी और सृष्टि अमय के साथ उस कार से बाहर निकली। वो बार बार अपनी ड्रेस को नीचे करने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट साफ देखी जा सकती थी। मगर जब अमय ने उसके कमर पर हाथ रखा, तब सृष्टि तुरंत उसे रोकते हुए बोली, सॉरी सर, पर क्या इस तरह चलना जरूरी है? अमय गुस्से से बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? सृष्टि बिना किसी एक्सप्रेशंस के अपना सिर हल्का सा झुकाकर बोली, मेरा मतलब है आपको मेरी कमर पर इस तरह हाथ रखकर। अभी वो बोल ही रही थी कि अमय ने उसकी कमर पर रखा हुआ अपना हाथ और भी ज्यादा कस दिया और उसे अपने करीब खींचकर बोला, मेरे सामने जुबान मत चलाया करो। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारे पति को। तुम्हें जॉब पर किस लिए भेजता है, अगर ये जॉब तुम्हारे हाथों से निकली ना, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहीं पर भी जॉब करने लायक नहीं छोड़ूंगा। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। ये बोलते हुए वो सृष्टि को लेकर काफ़ी अंदर तक आ चुका था। सृष्टि को अमय के साथ बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी। ये उसकी मजबूरी थी, वरना वो खुद इस जॉब से रिज़ाइन दे देती। वहीं दूसरी तरफ हेवन रिजॉर्ट के बाहर एक और लग्जरियस गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से एक शख्स बाहर निकला, जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल थी और दिखने में वो एकदम अट्रैक्टिव और हैंडसम था। उसके चेहरे पर बेहिसाब गुरूर झलक रहा था, तो आंखों में एक अलग ही नशा था। उसके साथ उसका मैनेजर कम दोस्त हार्दिक भी था। वो दोनों अंदर की तरफ आए और उस पार्टी के होस्ट मिस्टर मेहरा ने तुरंत उस शख्स का वेलकम करते हुए कहा, आइए मिस्टर प्रलय राणा, कब से मैं इस इंतजार में था कि मेरी आपसे मुलाकात हो और आज मेरे इंतजार का फल मुझे मिल ही गया। प्रलय ने हल्का सा मुस्कुराकर मिस्टर मेहरा से अपना हाथ मिलाया। तभी प्रलय के साथ खड़ा हार्दिक प्रलय की तरफ देखते हुए बोला, सबको उनके इंतजार का पहल मिल जाता है सिवाय तुझे छोड़कर, पता नहीं तुझे तेरे इंतजार का फल कब मिलेगा। कब तुझे वो लड़की मिलेगी जिसे तू 2 सालों से ढूंढ रहा है? प्रलय चेहरे पर गहरे एक्सप्रेशन लिए बोला, उसे तो प्रलय राणा के पास आना ही होगा। वो लड़की सिर्फ एक लड़की नहीं, प्रलय राणा की जिद है और प्रलय राणा की जिद पूरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल मेरी यूनिवर्स मेरे पास जरूर आएगी। मिस्टर मेहरा प्रलय की तरफ देखते हुए बोले, ये आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रलय अपनी पॉकेट में हाथ डालकर थोड़े एटीट्यूड से बोला, ये जानना आपका काम नहीं। आपने मुझे इस पार्टी में इनवाइट किया, मैं आया। आपको बस इसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। ये बोलते हुए प्रलय ने अपने सामने आए हुए वेटर के हाथों में पकड़ी हुई ट्रे से ड्रिंक का गिलास उठाया और उसे पीने लगा। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई जहां अमय राणा खड़ा था। उसे देखते हुए प्रलय के चेहरे पर व्यंग भरी स्माइल आ गई। वो मिस्टर मेहरा की तरफ देखते हुए बोला, शेरों के साथ आपने कुत्तों को भी इनवाइट किया है क्या? उसकी बात सुनकर मिस्टर मेहरा ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उनकी नज़र भी अमय पर गई। वो जानते थे कि प्रलय और अमय दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि दोनों सौतेले भाई थे। मगर जब अमय के बगल में चलती हुई लड़की पर प्रलय की नज़र गई तो वहीं थमसा गया। वो धीमे स्वर में बोला, यूनिवर्स। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। मगर वो सृष्टि को कैसे जानता था, जो इस वक्त अमय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाना है सर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। अमय ने लापरवाही से कहा, मगर जल्दी आना। सृष्टि ने उसकी बात सुनकर अपना चेहरा हाँ में हिलाया और तुरंत वहां से वॉशरूम की तरफ चली गई। जैसे ही वो वॉशरूम में आए, आते ही उसने एक राहत की गहरी सांस ली। अमय के साथ खड़े होने में भी उसे बहुत गंदी फीलिंग आ रही थी। वो अमय से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, लेकिन चाहकर भी वो इस जॉब को छोड़ नहीं सकती थी और अमय से बच नहीं सकती थी। वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुई और फिर थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आई तो बाहर आते ही एक शख्स उसके बिल्कुल करीब आया। सृष्टि एकदम सहम कर वॉशरूम की दीवार से लग गई।
वो शख्स उस पर झुका और बोला, अपने बॉस के साथ खड़ी बहुत मज़ेदार लग रही थी तुम। बिस्तर पर भी उसे उतना ही मजा देती हो क्या? सृष्टि गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है? और कौन है आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया बकवास करने की? ये बोलते हुए उसने एक जोर के धक्के के साथ उसे दूर किया। वो शख्स कोई और नहीं मिस्टर रायचंद, जो कब से सृष्टि को अमय के साथ देख रहे थे और अब सृष्टि के पास आने से खुद को रोक नहीं पाए थे। मिस्टर रायचंद ने सृष्टि की नाजुक सी कलाई को पकड़ा और उसे कसकर मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। सृष्टि की दर्द से आह निकल गई। उसने अपना हाथ मिस्टर रायचंद से छुड़ाना चाहा लेकिन उन्होंने उसका हाथ बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। मिस्टर रायचंद सृष्टि की गर्दन पर झुकने ही वाले थे कि तभी एक मजबूत हाथों ने उनके गिरेबान को खींचा और अगले ही पल एक जोरदार पंच उनके चेहरे पर जड़ दिया गया था। मिस्टर रायचंद, जो पहले बहुत ज्यादा नशे में थे और इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, उनके चेहरे पर किसी और ने नहीं बल्कि प्रलय राणा ने पंच मारा था, जो इस वक्त गुस्से में लाल था। वो पिछले 2 सालों से सृष्टि को ढूंढ रहा था। पहली नज़र में वो सृष्टि का दीवाना हो गया था, और जब आज उसकी इंतज़ार खत्म हुई तो कोई उसके ही सामने उसकी यूनिवर्स को छेड़ने की जुर्रत कर रहा था। सृष्टि प्रलय की इस हरकत पर सहम सी गई थी। वो तो आज पहली बार प्रलय को देख रही थी। वही प्रलय सिर्फ एक पंच मारने के बाद रुका नहीं, वो एक के बाद एक लगातार मिस्टर रायचंद के चेहरे पर पंच जड़ रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी यूनिवर्स को हाथ लगाने की? उसके मुंह से ये बात सुनकर सृष्टि हैरान रह गई थी। मिस्टर रायचंद ने खुद को संभालने की कोशिश की। मुश्किल से थोड़ी हिम्मत करते हुए उन्होंने वही साइड में रखा हुआ एक शोपीस उठाया और जोर से प्रलय के चेहरे पर मारा। प्रलय के गाल पर हल्का सा कट लग गया और उसमें से खून बहने लगा, जिसकी वजह से प्रलय गुस्से में और भी ज्यादा पागल होने लगा। वो गुस्से से गरजते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने प्रलय राणा पर हाथ उठाया। 2 गलतियां कर दी तूने। एक तो प्रलय राणा को हाथ लगाया, दूसरा प्रलय राणा की जान, उसकी यूनिवर्स को छुआ। ये दोनों गलतियां ही तुझ पर बहुत भारी पड़ेगी। ये बोलकर उसने मिस्टर रायचंद का चेहरा कसकर अपने हाथों में पकड़ा और जोर से पीछे दीवार पर लगा दिया। अगले ही पल मिस्टर रायचंद के सिर फटने की आवाज आए और खून से लथपथ वो दीवार से लगकर सरकते हुए नीचे जमीन पर गिर गए। प्रलय अभी भी गुस्से से उनकी तरफ देख रहा था। वही सृष्टि के तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो हैरानी से प्रलय को देख रही थी और उसकी बातें तो उसको और भी ज्यादा हैरान कर रही थी। कौन है प्रलय राणा और क्यों ढूंढ रहा है वो पिछले 2 साल से सृष्टि को? क्या होगा जब प्रलय को पता चलेगा कि जिसका वो पिछले 2 सालों से दीवाना है वो है एक शादीशुदा लड़की? जानने के लिए पढ़ते रहिए। मिस्टर रायचंद को जमीन पर गिरा हुआ देखकर प्रलय के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। तभी उसकी नज़र सृष्टि पर गई, जो डर से बुरी तरह कांप रही थी। प्रलय अब सृष्टि के पास आया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। सृष्टि अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। प्रलय ने तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखा तो सृष्टि एकदम से कांप उठी। प्रलय जल्दी से बोला, क्या हुआ यूनिवर्स? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें इस इंसान से डर लग रहा है क्या? अब वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। ये बोलते हुए पहले सृष्टि के और भी ज्यादा पास हो गया। सृष्टि ने अचानक ही उसे जोर से धक्का दिया और गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, आप कौन हैं? प्रलय मुस्कुराया और बोला, मैं प्रलय राणा। उसका नाम सुनते ही सृष्टि चौंक गई। आज उसने पहली बार द प्रलय राणा को अपने सामने खड़ा पाया था, जो नाम इंडस्ट्री में काफी मशहूर था। मगर अगले ही पल सृष्टि की नज़र प्रलय की चोट की तरफ गई। उसके चेहरे से खून बह रहा था, मगर प्रलय तो जैसे उसके सामने सब भुलाए बैठा था। सृष्टि जल्दी से वॉशरूम में रखे फर्स्ट एड बॉक्स ले आए और उसकी तरफ बढ़ते हुए नर्म लहजे में बोली, आपके चेहरे से खून बह रहा है, प्लीज़ इसे लगा लीजिए। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं खुद इसे नहीं लगा पाऊंगा। सृष्टि उसकी बातों पर हैरान थी। वो पहले बहुत हिचकिचा रही थी, मगर जब प्रलय ने मासूमियत भरी आवाज़ में कहा, जल्दी करो वरना काफ़ी ब्लीडिंग हो जाएगी, तब सृष्टि बिना कुछ सोचे उसके चेहरे से बहते खून को कॉटन से साफ करने लगी और उसमें मरहम लगाने लगी। उसे ऐसा करता हुआ देख प्रलय मुस्कुरा रहा था। वो चोट काफ़ी गहरी थी और कट भी बहुत बड़ा था, मगर प्रलय को तो जैसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। वो तो बस सृष्टि की नर्म हाथों के एहसास का आनंद ले रहा था। अगर प्रलय की जगह कोई और होता तो शायद सृष्टि उसके लिए भी यही करती, क्योंकि वो बहुत नर्म दिल की थी, उससे किसी का दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। मगर प्रलय सृष्टि की आंखों में अपने लिए हमदर्दी देखकर खुद को रोक नहीं पाया था। उसने एकदम से सृष्टि को अपने करीब खींच लिया और कहा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब से तुम्हारा दीवाना बन बैठा हूँ, तुम्हारा सरफिरा आशिक जिससे मिलने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है। लेकिन मैं पिछले 2 सालों से तुम्हारी एक झलक के लिए बेताब था और आज तुम मेरे सामने हो। मुझे नहीं पता था कि हमारी पहली मुलाकात ऐसी होगी।
पर कोई बात नहीं, अब जब तुम मुझे मिल गई हो तो मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। सृष्टि गहरी सांसें लेते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर राणा? मैं तो शादी। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, अब मैं तुम्हें बोलकर कुछ भी नहीं समझाऊंगा, बल्कि अब तो अपनी बेताबी का आलम मैं तुम्हें महसूस करवाऊंगा। ये बोलते बोलते वो रुका और उसने सृष्टि के होठों से अपनी उंगली हटा ली। सृष्टि अभी भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। वो उसे क्लियर करना चाहती थी कि वो शादीशुदा है, मगर अचानक ही उसे अपने होठों पर प्रलय के होंठ महसूस हुए। सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई, लेकिन जब प्रलय उसे पेशनेटली किस करने लगा तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। प्रलय उसे बहुत ही ज्यादा स्मूथली किस कर रहा था। उसकी आंखें भी बंद थी। हर बढ़ते पल के साथ उसकी किस और भी ज्यादा डीप और इंटेंस होती जा रही थी। वो बहुत ही ज्यादा शिद्दत से सृष्टि को किस कर रहा था। तभी वहां किसी की आवाज गूंजी, ये आपने क्या किया मिस्टर प्रलय राणा? वो आवाज सुनकर प्रलय ने अपनी आंखें खोली। उसने सामने की तरफ देखा तो वहां पर मिस्टर मेहरा खड़े थे। उसने तुरंत अपना चेहरा इधर उधर घुमाया, लेकिन उसे दूर दूर तक सृष्टि कहीं नजर नहीं आई। लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र नीचे गिरे हुए ब्रेसलेट पर गई। वो ब्रेसलेट यकीनन सृष्टि का ही था। तभी मिस्टर मेहरा ने हैरत के साथ कहा, ये तो मिस्टर रायचंद है, आपने इनके साथ क्या किया? प्रलय की उनकी तरफ देखे बगैर तुरंत उस ब्रेसलेट को उठाया और मिस्टर मेहरा से बेहद एटीट्यूड भरी एक्सप्रेशंस चेहरे पर लिए बोला, मिस्टर रायचंद ने मेरी चीज़ को हाथ लगाने की जुर्रत की थी, मैंने तो बस उन्हें उनकी औकात दिखाई है। तो वही मिस्टर मेहरा सामने बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिस्टर रायचंद की तरफ देख रहे थे, जो जमीन में खून से लथपथ पड़े थे। मिस्टर मेहरा समझ गए थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे कुछ पूछ पाए। प्रलय चेहरे पर इंटेंस भाव लिए बाहर की तरफ चला गया। बाहर आते ही उसकी नज़रें सृष्टि को ढूंढ रही थी, पर शायद वो जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अपने घर के बाहर पहुंच चुकी थी, लेकिन इस वक्त उसका दिल डर से बुरी तरह कांप रहा था। वो पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और अब रागिनी के घर पर जाकर जब उसने कपड़े बदले तो तकरीबन आधा घंटा उसका और वेस्ट हो गया था। प्रलय के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद सृष्टि वहां पर एक पल भी नहीं रुकी। वो अमय के पास उसे ये बताने भी नहीं गई कि वो घर जा रही है। वो बस सीधा वहां से बाहर आए और ऑटो में बैठकर वर्मा हाउस के लिए निकल गई। अब वर्मा हाउस के बाहर आकर उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अंदर आते हुए उसकी सांसें जैसे थम सी गई थी। अंदर जितनी शांति थी उतना ही ज्यादा कोहराम सृष्टि के दिल में मचा हुआ था। रात के तकरीबन 1 बज चुके थे, शायद सब सो भी चुके थे। सृष्टि जब अपने कमरे में आई तो मानव यानी उसका पति वहां नहीं था। उसने राहत की सांस ली। मानव से उसकी शादी 2 साल पहले शादी हुई थी, जब वो सिर्फ 17 साल की थी। वो अक्सर रात को देर से ही आया करता था, या यूं कहो कि वो रात किसी और के साथ गुजार कर आता था। सृष्टि बेड पर आकर लेट गई। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा जोर एकदम से खुला और एक शख्स अंदर आया। सृष्टि की आंखें बेशक बंद थी, लेकिन वो गहरी नींद में नहीं थी। जैसे ही दरवाजा खुला उसने अपनी आंखें नहीं खोली ताकि उस शख्स को पता ना चल जाए कि वो जाग रही है। मानव के लड़खड़ाते हुए कदम बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आया है। उसने दरवाजा एक झटके से बंद किया और फिर लाइट ऑन कर बेड पर सोई हुई सृष्टि की तरफ बढ़ने लगा था। तभी एक झटके में मानव ने उसके शरीर पर पड़े चादर को उसके जिस्म से नोचकर जमीन पर फेंक दिया। मानव के इस हरकत से सृष्टि डर से कांपने लगी थी। शायद उसे अंदाजा हो चुका था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ प्रलय भी रिजॉर्ट से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी तुरंत राणा मैंशन की तरफ निकल गई। मैंशन में पहुंचते ही प्रलय सीधा अपने कमरे की तरफ आया। अपने कमरे का दरवाजा खोलते ही वो अंदर की तरफ देखते हुए बोला, हेलो यूनिवर्स। ये बोलते हुए उसने कमरे के बीचों बीच देखा, जहां पर एक खूबसूरत सी पेंटिंग लगी हुई थी। प्रलय उस पेंटिंग के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें पता है, आज मैं तुमसे मिला, लेकिन तुमसे मिलकर भी हमारी मुलाकात अधूरी ही रह गई। मैं तुम्हारे पास खड़ा तुम में इतना ज्यादा खो गया कि मुझे किसी और चीज का होश ही नहीं रहा। मैं ना तुमसे तुम्हारा नंबर ले पाया और ना ही तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछ पाया। पर एक चीज है मेरे पास जो अभी भी मुझे यह एहसास दे रही है कि तुम मेरे पास हो। ये बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट में से सृष्टि का ब्रेसलेट निकाला और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। उसने उस ब्रेसलेट को हल्का सा चूमा और फिर सृष्टि की पेंटिंग के बिल्कुल करीब आकर बोला, आज हमारी पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन अब बहुत जल्दी तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। पिछले 2 सालों से बेताब हूं मैं तुम्हारे लिए, लेकिन अब मैं इस बेताबी को खत्म कर दूंगा। अब मैं हमारी मुलाकात किस्मत पर नहीं छोड़ूंगा, बल्कि खुद तुम्हें अपने सामने लेकर आऊंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशन थे। उसने तुरंत अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन किया। जैसे ही सामने से कॉल रिसीव हुई, वो बिना एक्सप्रेशंस के बोला, आज मिस्टर मेहरा की पार्टी में एक लड़की आई हुई थी। उसकी पिक्चर्स मैं तुम्हें अभी सेंड कर दूंगा। मुझे जानना है कि वो लड़की पार्टी में किसके साथ आई थी। उस लड़की की हर एक इन्फॉर्मेशन मुझे जल्द से जल्द चाहिए।
सामने से उसके आदमी ने तुरंत रिप्लाई किया, ओके बॉस, आप मुझे पिक्चर्स भेज दीजिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर सबसे पहले अपने फ़ोन में जो सृष्टि की पिक्चर्स थी वो अपने आदमी को भेजी और फिर एक गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, ओह यूनिवर्स, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। फिलहाल मैं इस रूम में अकेला हूँ, लेकिन बहुत जल्दी तुम यहाँ मेरी बाहों में होगी। जानती हो क्यों? क्योंकि प्रलय राणा हूँ मैं, और प्रलय राणा बेहद जिद्दी इंसान है। अगर प्रलय राणा किसी चीज़ की जिद करता है तो उस चीज़ को प्रलय राणा के पास आना ही पड़ता है, और तुम तो मेरी जिद भी हो और मेरा जुनून भी। ये बोलते हुए उसकी आंखों में सृष्टि के लिए जुनून साफ नजर आ रहा था। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से उस पेंटिंग पर अपना हाथ रखा और सृष्टि के चेहरे को सहलाने लगा। सृष्टि की ये पेंटिंग खुद उसने अपने हाथ से बनाई थी। उसने बस एक झलक सृष्टि को देखा था, उसके बाद बिना सृष्टि को देखे उसने सृष्टि की बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग बना दी थी, और फिर इसी पेंटिंग की पिक्चर भी उसने अपने फ़ोन में ली थी, जो उसके फ़ोन पर वॉलपेपर बनी हुई थी, और फिलहाल वो इस वॉलपेपर को देखकर मुस्कुरा रहा था। जहाँ एक तरफ सृष्टि प्रलय का जुनून बन चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ वर्मा हाउस में बेड पर सोई हुई सृष्टि अब अपनी जगह से उठा दी गई थी। मानव ने एक झटके में उसे बेड से जमीन पर पटक दिया था, जिसके वजह से उसके पांव में एक गहरी चोट आ गई। उसने दर्द के मारे अपनी आंखें भींच ली। मानव ने एक बार भी उसके दर्द भरी आह को नहीं सुना और अपनी बेल्ट उतार कर उस पर बरसाने लगा। सृष्टि हैरानी से उसे देख रही थी, वो उसे रोकने पर नाकाम थी। उसके आंखों से आंसू के कतरे लगातार बहे जा रहे थे। क्यों करता है मानव सृष्टि पर इतनी बेरहमी? कैसे बनी सृष्टि प्रलय का जुनून? क्या प्रलय हासिल करेगा अपनी जिद को? जानने के लिए पढ़ते रहिए। मानव, जो इस वक्त गुस्से से सृष्टि पर बरस पड़ा था, उसने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम सोने का ड्रामा करोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम्हारे ड्रामे मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। तुम्हें लगा होगा कि मैं आऊँगा, तुम्हें सोते हुए देखकर आराम से सो जाऊँगा। रुक, तेरे ड्रामे मैं निकालता हूँ। ये बोलते हुए वो तुरंत सृष्टि के पास आया और उसके बालों को पीछे से पकड़कर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने बहुत ज़्यादा जोर से सृष्टि के बालों को खींचा और दर्द से सृष्टि की चीख एक बार फिर से निकल गई। कोई भी उस घर में से उठकर उस कमरे में नहीं आया, जैसे ये तो रोज का काम हो। मानव ने जोर से सृष्टि को धक्का दिया और बोला, खाना मुझे तेरी माँ आकर खिलाएगी या तेरा बाप? खुद तो पेट भर कर सो गई और मुझे भूखा रखना चाहती है। क्या चाहती है तू, कि मैं भूख से मर जाऊं? मानव की बात सुनकर सृष्टि ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए, सिर्फ मुझे 5 मिनट दीजिए। ये बोलकर सृष्टि तुरंत अपने कपड़ों को संभालते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी कि जोर से उसके पैर पर दर्द हुआ। उसके पैर में तुरंत ही सूजन आ गई थी, लेकिन किसी तरह खुद को हिम्मत देते हुए सृष्टि तुरंत उस रूम से बाहर निकलकर किचन में आए और आकर खाली काउंटर को देखने लगी। वो पहले से ही जानती थी कि रसोई में खाने का कुछ भी नहीं होगा। होता भी कैसे? संतोष जी यानी सृष्टि की सा ने उतना ही खाना बनाया था जिसमें उन तीनों का पेट भर सके। उन्हें तो मानव की भी चिंता नहीं थी। पार्टी से भूखे पेट आने के बाद भी सृष्टि बस पानी का एक गिलास पीकर चुपचाप सो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। उसने जल्दी से मानव के लिए मैगी बनाई और तुरंत रूम में लेकर आए। उसने मानव के सामने जैसे ही वो मैगी रखी, मानव ने गुस्से से मैगी से भरे उस बाउल को देखा और फिर अपने गुस्से भरी नज़रें सृष्टि पर टिका दी। सृष्टि डर से कांपते हुए बोली, माफ़ कर दीजिए मानव जी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए यही है। घर में कोई सब्जी भी नहीं है, वरना मैं आपको बना देती। आटा भी लगाना पड़ता, इसलिए मैंने जल्दी से जो पॉसिबल था वही बना दिया। अभी वो बोल ही रही थी कि मानव ने जोर से अपना हाथ उस मैगी के भरे हुए बाउल पर मारा और मैगी पूरे कमरे में बिखर गई। सृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस फैली हुई मैगी को देखने लगी। मानव ने एक नज़र उस मैगी को देखा और फिर गुस्से से सृष्टि को देखते हुए उसे बेड पर खींचा। सृष्टि की दर्द से जान निकलने लगी। एक तरफ उसके हाथ पहले ही किचन में कुकिंग के वक्त जले हुए थे और अभी अभी चोट लगने पर पैरों ने भी उसका साथ नहीं दिया। मानव ने उसे बेड पर लिटाकर तुरंत तकिया उठाया और उसके मुंह पर दबा दिया। सृष्टि की सांसें उखड़ने लगी। उसका पैर जो बेतहाशा दर्द हो रहा था, जान निकलने के डर से वो भी छटपटाने लगा था। कुछ ही पलों में मानव ने वो तकिया हटा दिया। सृष्टि गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो उसे गुस्से से देखते हुए बोला, सारा दिन खुद पता नहीं क्या क्या खाती है और रात को मेरे लिए मैगी बनाई है। क्या करूँगा मैं इस मैगी का? तू साली कभी मुझे खुश रख ही नहीं सकती। तुझे पता ही नहीं है कि बीवी का काम क्या होता है। पर आज मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा कि एक बीवी को अपने पति के लिए क्या करना पड़ता है। सृष्टि दर्द से तड़पते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ मानव जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। आपको जो खाना है मैं अभी बना कर लेकर आती हूँ। आप बस मुझे बता दीजिए आपको क्या खाना है। अभी वो बोल ही रही थी कि मानव, जो पहले ही अपने कपड़े उतार चुका था,
उसने तुरंत सृष्टि के कपड़ों को उसके जिस्म से खींचा और उसकी गर्दन पर काटने लगा। सृष्टि की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। मानव के दांत उसके जिस्म पर जख्म कर रहे थे। कुछ देर बाद सृष्टि के पूरे कपड़े ही जमीन पर बिखरे हुए थे और मानव सृष्टि को पूरे जिस्म पर काट काट कर बेइंतहा दर्द दे रहा था। सृष्टि इंसान से लाश बनी हुई बस उस दर्द के खत्म होने का इंतजार कर रही थी और मानव मानवता की सारी हदों को पार कर रहा था। जब उसने सृष्टि को बिल्कुल सुन्न देखा तो एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर और मारा, लेकिन अब इस थप्पड़ पर सृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो एकटक नजरों से मानव को देखती रही। मानव गुस्सा से कांपते हुए उस साइड से हटा और बोला, तू बिस्तर पर किसी काम की नहीं है, तुझसे तो अच्छी वो है जो पैसे लेकर कम से कम खुश तो कर देती हैं। तुझे तो जो मर्जी दे दो, तू फिर भी नकारा ही रहेगी। ये बोलकर मानव वॉशरूम में चला गया और सृष्टि बेड पर किसी लाश की तरह पड़ी रही। वहीं दूसरी तरफ राणा मैंशन में प्रलया आराम से अपने बेड पर सोया हुआ था। उसके चेहरे पर इस वक्त सुकून नजर आ रहा था। उसके हाथों में अभी भी सृष्टि का वो ब्रेसलेट था, जैसे उसे उस ब्रेसलेट में ही सृष्टि का एहसास हो रहा हो और वो उसे खुद से दूर ना जाने देना चाहता हो। अगली सुबह तकरीबन 5 बजे वर्मा हाउस में सृष्टि बेड पर सोई हुई थी। इस वक्त उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। जैसे ही उसके फ़ोन का अलार्म बजा, वो हड़बड़ाते हुए उठी और खुद को समेटने लगी। कल रात को कब दर्द से रोते हुए सो गई, उसे पता ही नहीं चला। उसकी नज़र बेड की दूसरी तरफ सोए हुए मानव पर गई, जिसकी सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही सृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसका दर्द उसे अब तक हो रहा था। शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन किसी तरह वो बेड से उठी और वॉशरूम में गई। वॉशरूम में जाते ही उसे शराब की बहुत गंदी स्मेल आई। शायद रात को मानव बहुत ज़्यादा पीने के बाद वॉमिट करता रहा था। उसने पहले सारा वॉशरूम साफ किया और फिर खुद अच्छे से नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली। अपने ही कमरे में बने छोटे से मंदिर में उसने पूजा की। वो मंदिर बस उसके ही कमरे में था, बाकी पूरे घर में भगवान के नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। होती भी कैसे? घर में इंसान नहीं हैवान रहते थे, और जहाँ हैवान हो वहाँ भगवान आएंगे भी कैसे? जल्दी से तैयार होकर वो किचन में आए और पहले सबके लिए नाश्ता बनाया और फिर दिन के खाने की तैयारी करने लगी। वहीं दूसरी तरफ राणा मैंशन प्रलय बिस्तर पर सोया हुआ था। उसकी मजबूत पीठ इस वक्त ब्लैंकेट में से साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक हल्की सी अंगड़ाई ली और फिर बिना आंखें खोले ही बिस्तर पर इधर उधर अपना हाथ चलाकर अपना फ़ोन ढूंढने लगा। जैसे ही उसका फ़ोन उसके हाथ में आया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसे सुबह सुबह अपनी आंखें खोलने से पहले उसका फ़ोन चाहिए होता था, क्योंकि उसके फ़ोन पर उसने सृष्टि की वो पिक्चर लगाई हुई थी, जिसे वो लगभग 2 साल से सुबह सुबह देखकर ही अपनी आंखें खोलता था। वो सृष्टि की पिक्चर को देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग माय यूनिवर्स। ये बोलते हुए वो अपनी जगह पर उठकर बैठा और फिर सृष्टि की पिक्चर की तरफ देखते हुए बोला, 2 सालों बाद तुम मिली भी तो कैसे? लेकिन अब बस बहुत हुआ यार, अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, फिर तुम्हें इस पिक्चर से निकालकर इस रूम में लेकर आऊं। मिसेज प्रलय राणा। अब तो मेरा बेड भी मुझे टोंट मारता है कि उसे मेरे साथ अकेले इस रूम में नहीं रहना, बोलकर प्रलय हंसा। उसकी आंखें अभी भी सृष्टि की पिक्चर पर टिकी थी। वो मुस्कराते हुए बोला, तू कहे तो सूरज को चांद और धूप को छांव कर दूं, तू कहे तो जन्नत भी तेरे नाम कर दूं। दीवाना बेशक हूं, लेकिन मैं फालतू ये बातें नहीं करता। मेरा सिर्फ मैं हूं, ये जिस्म है, ये जान है। तू कहे तो तुझ पर फना कर दूं। ये बोलते हुए उसकी नज़र वही उसके तकिए के पास रखे हुए सृष्टि के ब्रेसलेट पर गई। उसने एक बार फिर से उस ब्रेसलेट को अपने हाथों में लेकर चूम लिया। कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठा और फिर जल्दी से रेडी होकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया। नीचे कुसुम जी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रखा था। वो जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म कर बाहर पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर कुसुम इंडस्ट्रीज के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ वर्मा हाउस, सृष्टि ने अब नाश्ता तैयार कर लिया था और अब तो मानव भी उठ गया था। उसने मानव का टिफ़िन पैक किया और साथ ही साथ अपने टिफ़िन में भी 2 रोटी और सब्जी पैक डाल दी। मानव जब तैयार होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा, तब सृष्टि फौरन उसका टिफ़िन बैग ले आई थी। उसे आता देख मानव तुरंत बोला, जल्दी नाश्ता लगा और आज 2 रोटी मेरे लिए एक्स्ट्रा डाल देना। मेरे दोस्त मेरा खाना खा लेते हैं तो मैं भूखा रह जाता हूँ। उसकी बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक उठी, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए तुरंत किचन में आए और अपने टिफ़िन में रखी हुई 2 रोटी और सब्जी जल्दी से मानव के टिफ़िन में डाल दी। उसने सारा खाना पातुला बनाया था, क्योंकि उसकी सास संतोष जी उसे बहुत सुनाती थी कि वो खाना वेस्ट करती है, इसलिए वो बस उतनी ही रोटी और सब्जी बनाती जितनी चाहिए होती थी। अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो मानव का टिफ़िन लेकर बाहर आए और फिर उसके जाने के बाद खुद भी घर से निकलने लगी। जैसे ही वो बाहर जाने लगी, तभी हॉल में बॉन्टी संतोष जी ने अकड़ते हुए उससे कहा, आते वक्त सब्जियां ले आना, मैंने ठेका नहीं ले रखा जो हर काम करती फिरूंगी। सृष्टि ने पलटकर उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया।
वो जल्दी से घर से बाहर आए और बस स्टॉप पर आकर बस में बैठ गई, जिसमें रागिनी पहले से ही बैठी थी। रागिनी उसे देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना? कल तुम सर के साथ पार्टी में गई थी तो वहां पर उन्होंने तुम्हें परेशान। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। इतना बोलकर सृष्टि विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद सृष्टि अपने केबिन में थी। तभी एक पियून ने उसे बताया कि बॉस उसे बुला रहे हैं। पियून की बात सुनकर सृष्टि अपनी जगह पर बैठी बैठी कांपने लगी। वो जानती थी कि अमय उसे क्यों बुला रहा है। कल रात को अमय को बताए बिना पार्टी से बाहर निकलकर सीधा घर चली गई थी। अब उसे अमय के गुस्से का सोचकर ही उसकी जान निकल रही थी। किसी तरह हिम्मत कर वो अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने बॉस अमय राणा के केबिन की तरफ आई। परमिशन लेकर वो केबिन के अंदर आए और अमय राणा के सामने खड़ी हो गई। अमय उसे देखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी जॉब प्यारी नहीं है सृष्टि। ये बोलते हुए वो सृष्टि के करीब बढ़ रहा था। उसे अपने करीब आते महसूस कर सृष्टि हल्का हल्का कांपने लगी। वो अपना सिर झुकाकर बोली, आई एम सो सॉरी सर, लेकिन वो कल रात को मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई तो मुझे पार्टी से जाना पड़ा। अभी वो ये बोल ही रही थी कि अमय ने आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी तो तुम मुझे बता देती सृष्टि। मैं तुम्हें अपने साथ अपने फार्म हाउस ले चलता, वहाँ डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करते। पर तुम तो मुझे छोड़कर चली गई। क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा खड़ूस समझती हो कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं? मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा। सृष्टि थोड़ा सा पीछे की तरफ हुई और बोली, प्लीज़ सर, आप ऐसी बातें मत किया कीजिए। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी वो बोल ही रही थी कि अमय एक बार फिर से उसके करीब आया और इस बार उसने सृष्टि की कमर पर अपना हाथ रख लिया। सृष्टि की गोरी कमर जो साड़ी पहनने की वजह से थोड़ी दिखाई दे रही थी, उस पर अमय का हाथ महसूस करते ही वो पीछे की तरफ हटने को हुई, लेकिन अमय ने अब उसे और भी ज़्यादा अपनी बाहों में कस लिया। सृष्टि हक्की बक्की रह गई। अमय बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज में बोला, तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो? तुम्हें इतना डर क्यों लगता है सृष्टि? क्या तुम इस वजह से परेशान होती हो कि कहीं मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे बारे में कुछ बता ना दूं? तुम इस बात की फिक्र मत करो, अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो मैं भी तो तुम्हें खुश रखूंगा ना। वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम्हारा पति तुम्हें खुश रखता होगा। एक नंबर का नशेड़ी है वो। तुम चाहो तो जो खुशी वो तुम्हें नहीं दे सका वो मैं दे दूंगा और भी बहुत कुछ दूंगा, अगर तुम मुझे अच्छे से सेटिस्फाई करोगी। अमय की बात सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, प्लीज़ सर, आप अपनी लिमिट में रहिए। अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और आइंदा प्लीज़ आप मेरे साथ इस तरह की घटिया हरकतें मत कीजिएगा, वरना मैं खुद ये जॉब छोड़कर चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर सृष्टि ने अमय का हाथ अपने पेट से हटाया और तुरंत वहां से चली गई। अमय बस उसे जाते देखता रह गया। वो गुस्से से मुठिया कसते हुए बोला, तुम दो कौड़ी की लड़की और मुझे धमकी दे रही हो। लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिर अमय राणा चीज़ क्या है। सही कहते हैं, कुछ लोगों की औकात कभी नहीं बदलती। सिर्फ एक रात मेरे साथ बिताने के लिए ही तो बोल रहा हूँ, पर इसमें भी इसे प्रॉब्लम है। बट डोंट वरी, एक दिन मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर लाकर ही रहूंगा सृष्टि। ये बोलते हुए अमय के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। शाम का वक्त हो चुका था और सृष्टि और रागिनी दोनों बस में बैठकर घर के लिए निकल चुकी थी। सृष्टि का चेहरा आज भी मायूस था। रागिनी को उसे रोज यूं देखने की आदत थी और अब वो चाहकर भी ना सृष्टि को खुश कर पा रही थी और ना ही उसकी प्रॉब्लम को समझ पा रही थी। कुछ देर बाद सृष्टि अपने घर पहुंची तो देखा सामने उसके कमरे के दरवाजे पर ही संतोष जी यानी उसकी सास खड़ी है और साथ ही साथ विनी जो रिश्ते में उसकी नंद थी भी, जो गुस्से से उसे घूर रही है। वो आगे की तरफ आए और जैसे ही संतोष जी के सामने आकर खड़ी हुई, संतोष जी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया और सृष्टि सीधा जमीन पर जाकर गिरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसने क्या गलती कर दी। आज तो उसे आने में देरी भी नहीं हुई। अब क्या गुस्ताखी कर दी है सृष्टि ने? क्या प्रलय ढूंढ पाएगा सृष्टि को और बचा पाएगा उसे अपने आसपास पास के टॉक्सिक लोगों से? जानने के लिए पढ़ते रहिए। जैसे ही सृष्टि संतोष जी के सामने आकर खड़ी हुई, संतोष जी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और अगले ही पल सृष्टि सीधा नीचे जमीन पर जाकर गिरी। दर्द से उसकी चीख निकल गई और उसने अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उसे ये थप्पड़ क्यों मारा गया था। अब तो उसने कोई गलती भी नहीं की थी। उसके हाथों में पकड़ा हुआ सब्जी का थैला भी नीचे जमीन पर गिर गया था। वो खुद को संभालती उससे पहले ही संतोष जी उसके ऊपर झुकी और उसके बालों को कसकर पकड़कर ऊपर की तरफ खींचते हुए बोली, क्यों रे चोरनी, मुझे नहीं पता था तू इतनी चालबाज निकलेगी। तूने विनी को वादा किया कि तू उसे अपना नेकलेस दे देगी ताकि वो उसे आज के फंक्शन में पहन सके और अब वो नेकलेस ही गायब है। विनी आग में घी डालते हुए बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था माँ कि ये सिर्फ बातें कर सकती है, इसके बस का कुछ भी नहीं है।
उस दिन इसने कैसे मुझसे कहा था कि ये वो नेकलेस मुझे दे देगी, लेकिन आज जब मैं इसके कमरे में गई तो मुझे वो नेकलेस उस जगह पर मिला ही नहीं जहाँ पर वो हमेशा रखा होता था। पक्का इसने चुरा लिया होगा ताकि इसे वो नेकलेस मुझे देना ही ना पड़े और ये खुद उसे हजम कर जाए। उनकी बात सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। भला वो अपना ही नेकलेस चोरी कैसे कर सकती है? उसके गाल पर संतोष जी के हाथ की 5 उंगलियां साफ दिखाई दे रही थी। संतोष जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये तो क्या इसकी माँ भी तुझे वो नेकलेस देगी? चुपचाप बता दे वो नेकलेस कहाँ है, वरना आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कहते हुए संतोष जी ने सृष्टि के बालों को और ज्यादा जोर से खींचा। सृष्टि की एक बार फिर से दर्द से आह निकल गई। वो रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता माँ जी, आप क्या बोल रही है? मैंने तो उस नेकलेस को हाथ भी नहीं लगाया। वो वही मेरे आईने के पास रखा है अलमारी में। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। विनी व्यंग से बोली, तुम क्या मुझे पागल समझती हो? मैं अभी अभी तुम्हारे कमरे से ही आ रही हूँ। पता है मैं आज की पार्टी के लिए कब से तैयारियां कर रही थी, इससे तो मेरी खुशी ही बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो उस दिन ही समझ गई थी कि वो नेकलेस देने का इसका मन ही नहीं था, इसलिए बहाने बनाकर कह रही थी कि वो मुझ पर सूट नहीं करेगा, और आज देखो उसे चुराकर कैसे झूठ बोल रही है। सृष्टि ने उसे समझाते हुए कहा, तुमने मुझे गलत समझा है विनी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने तो बस कहा था कि वो नेकलेस पुराना है, तुम्हारी नई ड्रेस पर सूट नहीं करेगा। मैंने कभी तुम्हें पहनने से मना नहीं किया। विनी ने उसकी बात काटते हुए कहा, बंद करो अपनी बकवास। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली चोर कहीं की, आने दो भैया को। भैया ही तुम्हें बताएंगे कि इस तरह की घटिया हरकतों का सिला क्या होता है। विनी की बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। संतोष जी भड़कते हुए बोली, मानव क्या करेगा? मानव से तो पहले इसकी जान मैं ले लूंगी। उठ यहाँ से और दिखा मुझे वो नेकलेस कहाँ है। अगर वो नेकलेस उस जगह पर नहीं हुआ जहाँ पर तू बोल रही है, तो आज तेरे हलक से तेरी जुबान ना खींच ली तो मैं भी संतोष वर्मा नहीं। ये बोलकर उन्होंने सृष्टि को जोर से बालों से ही पकड़कर खींचा। सृष्टि ने इस बार दर्द से आह नहीं भरी, बस अपने होठों को भींचकर अपने दर्द को अपने अंदर ही समेट लिया। संतोष जी उसे अंदर लेकर आए और उसे अलमारी के सामने खड़ा किया, जहां पर सृष्टि नेकलेस होने का दावा कर रही थी, लेकिन जब उसने अलमारी को खोला तो वहां पर नेकलेस नहीं था। सृष्टि खुद हैरान हो गई, क्योंकि आज सुबह ही उसने वो नेकलेस देखा था जब वो अपने आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। पर अब वो नेकलेस कहाँ पर गायब हो गया? उसने शक भरी नज़रों से विनी की तरफ देखा तो विनी तुरंत बोली, ऐसे मुझे क्या घूर रही हो? मुझे नहीं पता वो नेकलेस कहाँ है, और ये ना फालतू का ड्रामा बंद करो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो ताकि वो नेकलेस तुम्हें मुझे ना देना पड़े, लेकिन मैं वो नेकलेस तुमसे लेकर रहूंगी। संतोष जी अपनी कमर पर अपना हाथ रख सृष्टि को घूर रही थी। सृष्टि उनकी नज़रों को खुद पर देखकर बोली, मेरा यकीन कीजिए माँ जी, मुझे नहीं पता वो नेकलेस कहाँ है। अगर मुझे वो नेकलेस विनी को देना ही ना होता तो मैं उसे देने का वादा भी क्यों करती। मैंने तो कल ही सोच लिया था कि मैं वो नेकलेस विनी को दे दूंगी और आज उसे देने भी वाली थी, लेकिन अब वो नेकलेस पता नहीं कहाँ चोरी हो गया। मुझे लगता है कि हमें इधर उधर तलाशी। अभी वो बोल ही रही थी कि संतोष जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तो मतलब तुझे लगता है कि तेरा वो नेकलेस हमने चुराया है, इसीलिए तू हमारी तलाशी लेगी? वाह रे वाह, एक तो खुद चालाकी करती है, वो नेकलेस हमें ना देना पड़े इसलिए खुद ही उसे कहीं और छुपा लिया, और अब चोरी का इल्जाम भी हम पर लगा रही है। सृष्टि तुरंत बोली, नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस वो नेकलेस के लिए ही बोल रही थी कि अगर हम तलाशी ले। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मानव की एकदम गरजती हुई आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, क्या कहा तुमने? मानव की आवाज़ सुनकर सृष्टि की आंखें डर से बड़ी हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाजे की तरफ देखने की भी। मानव अंदर आया और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने कि तुम मेरी माँ और मेरी बहन की तलाशी लोगी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उन पर चोरी का इल्जाम लगाने की? ये बोलते हुए ना सिर्फ वो सृष्टि को घूर रहा था, बल्कि उसने अपनी पेन से अपनी बेल्ट भी उतार ली थी और अपने हाथ पर गोल गोल घुमाने लगा था। संतोष जी तुरंत रोने लगी और रोते हुए ही बोली, बस यही दिन देखना रह गया था। यही लिखा था मेरी किस्मत में कि अपने ही घर में मुझे चोर कहकर बुलाया जाएगा। क्या कसूर है मेरी बेटी का? यही कि उसने एक छोटी सी ख्वाहिश रख दी अपनी भाभी के सामने कि वो उसे अपना नेकलेस दे दे। अगर नहीं देना था तो मना कर देती, कम से कम मुझ पर और मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम तो ना लगता। सृष्टि उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मेरा यकीन कीजिए मानव जी, मैं माँ जी पर और विनी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि अगर कोई चीज़ खो गई है तो। अभी वो बोल ही रही थी कि मानव ने अपने हाथों में वो गोल गोल घूम रही बेल्ट को जोर से सृष्टि के कंधे पर मारा तो सृष्टि की दर्द से चीख निकल गई और वो तुरंत पीछे की तरफ हट गई।
संतोष जी मानव के गुस्से को देखकर शातिर मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी बेटी अनाथ आश्रम में रह लेगी और मैं वृद्धा आश्रम में। कम से कम मुझे अपने ही घर में बेइज्जत तो नहीं होना पड़ेगा। ये बोलकर उन्होंने तुरंत विनी की तरफ देखा और फिर जल्दी ही वहां से चली गई। बाहर आने के बाद संतोष जी ने विनी की तरफ देखते हुए आइविन की और बोली, अब देखना कैसे ये वो नेकलेस हमारे हवाले करती है। ये तो क्या, इसकी आत्मा भी जब तक वो नेकलेस हमें ना दे दे तब तक मैं उसे शांति से रहने नहीं दूंगी। सृष्टि दर्द से तड़पते हुए बोली, मेरा यकीन कीजिए मानव जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं किसी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही थी। मुझे तो नेकलेस चाहिए भी नहीं। मैं क्या करूंगी उस नेकलेस का। बोलते बोलते ही सृष्टि चुप हो गई और फिर उसकी दर्द भरी चीखें उस पूरे कमरे में गूंजने लगी। मानव लगातार उसे बेल्ट से मारे जा रहा था और गुस्से से उसे अनाप शनाप बोले जा रहा था। सृष्टि का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और जिस्म उस बेल्ट की मार से लाल होता जा रहा था। वो मानव के आगे अपने हाथ जोड़ते हुए उसे खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी। उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन मानव तो बिल्कुल राक्षस बना हुआ था। सृष्टि गिड़गिड़ाते हुए मानव के पैरों में जा गिरी और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मानव जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, वो नेकलेस मैंने नहीं चुराया। वो मेरी माँ का नेकलेस था। मैं कभी भी उसके साथ इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। मानव ने उसे बालों से पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा और बोला, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे अब अपने तरीके से मनाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सृष्टि की आंखें हैरत में फैल गई। उसका पूरा जिस्म दर्द से तड़प रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त उसके प्राण निकल जाएंगे। होठों के किनारों से खून बह रहा था और बाल पूरे बिखरे हुए थे। गर्दन से लेकर हाथों तक उस बेल्ट के निशान पड़ गए थे। मानव ने उसे ऊपर की तरफ खींचा और फिर उसे जोर से बेड पर धक्का दे दिया। सृष्टि अपना सिर ना में हिलाते हुए रोकर बोली, प्लीज़ प्लीज़ मानव जी, ऐसा मत कीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। मैं जल्दी आपको वो नेकलेस ढूंढ कर दे दूंगी। मेरा यकीन कीजिए, आज के बाद मैं माँ जी के सामने कभी अपनी जुबान भी नहीं खोलूंगी। कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। वो रोती गिड़गिड़ाती रह गई और मानव उसे देखते हुए अपनी शर्ट उतार रहा था। अपनी शर्ट को एक कोने में फेंककर मानव उसके ऊपर झुका और उसके गालों को कसकर उंगलियों में जकड़ते हुए बोला, तुझ जैसी औरत के नाम पर कलंक है, जिसे ना घर चलाना आता है और ना ही अपने पति को खुश करना आता है। सिर्फ यही कहा था तुझे कि मेरी माँ की इज्जत करो, लेकिन नहीं, तुझसे तो वो भी नहीं होता। अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि एक पत्नी का क्या काम होता है। बोलकर वो उसकी गर्दन पर झुका और अगले ही पल सृष्टि ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बांध लिया और उसकी आंखों से आंसू उसके कोनों से बहने लगे। उसका शरीर तो लगभग पहले ही लाश हो चुका था और अब जैसे आत्मा भी मर रही थी। एक बार फिर से उस कमरे में सृष्टि की दर्द भरी चीख गूंजने लगी थी। बेड पर मानव का राक्षस रूप सहन कर रही सृष्टि दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। जहां एक तरफ सृष्टि की आंखें रो रो कर थक चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ शाम का वक्त कुसुम इंडस्ट्रीज। प्रलय अपने केबिन में बैठा था और अचानक ही उसने अपने सामने वाली ड्रा को ओपन किया और उसमें रखा हुआ सृष्टि का ब्रेसलेट निकाला। उसने वो ब्रेसलेट बिल्कुल अपने चेहरे के करीब किया और उसे हल्का सा चूम कर बोला, मुझे तुमसे तो ऑब्सेशन था ही, अब तुम्हारी चीज़ों से भी हो गया। काश इस ब्रेसलेट की जगह तुम मेरे इतने करीब होती। अभी वो ये बोल ही रहा था कि केबिन का दरवाज़ा खुला। प्रलय ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां से सृष्टि अंदर की तरफ आ रही थी। सृष्टि को देखकर वो एकदम हैरान रह गया। तभी सृष्टि बिल्कुल उसके पास आए और उसके चेहरे पर झुककर बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोली, मेरी चीज़ों पर बड़ा प्यार जता रहे हो। मुझे प्यार करने का मन नहीं करता क्या? उसकी बात सुनकर प्रलय ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और तुरंत अपनी जगह से उठकर उसे गोल घुमाते हुए पीछे कांच की दीवार से लगा दिया। कांच से हल्की हल्की आती हुई चांद की रोशनी सीधा सृष्टि के चेहरे को छू रही थी। प्रलय ने उसके होंठों को अपने अंगूठे से सहलाया और बड़ी ही सेडिक्टिव वॉइस में बोला, इन नाजुक से होंठों को किसी शरबत की तरह पीने के लिए तो तड़प रहा हूं मैं। सृष्टि ने उसके सीने पर अपने हाथ कस दिए और बोली, तो पी लीजिए ये शरबत और मिटा दीजिए अपनी और मेरी दोनों की ये प्यास। उसकी बात सुनकर प्रलय ने बिना एक पल गवाए उसके होंठों को अपने होंठों में कैप्चर कर लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। सृष्टि के नाजुक से होंठ प्रलय सच में किसी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह मसल रहा था। एक डीप एंड इंटेंस किस के बाद जब प्रलय ने सृष्टि को छोड़ा तो अचानक ही सृष्टि गायब हो गई। प्रलय एकदम हैरान रह गया। तभी उसने खुद पर गौर किया तो वो अभी भी अपनी चेयर पर ही बैठा था। वो खुद पर हंसने लगा और बोला, ओ गॉड यूनिवर्स, तुम तो जान लेने पर तुली हो यार। रात का वक्त करीबन 9 बजे, वर्मा हाउस। मानव का जब मन भर गया तो उसने सृष्टि को छोड़ा और इस वक्त दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई। मानव सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, अब यहाँ पर बैठकर ड्रामा मत करना।
ऐसा कुछ भी नहीं किया तेरे साथ जो बाकी औरतों के साथ नहीं होता। अब जा, चुपचाप जाकर दरवाज़ा खोल और जाकर रात के खाने की तैयारी कर। तेरा ये मनहूस चेहरा देख देख कर पेट नहीं भरेगा मेरा। सृष्टि जो बेड पर खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, उसकी आंखों से अब आंसू भी सूख चुके थे। उसने मानव की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा और बिल्कुल एक लाश की तरह वॉशरूम में गई और फिर बाहर आकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर खड़ी संतोष जी गुस्से से देखते हुए बोली, अगर मैडम का आराम हो गया हो तो खाना बना दोगी या फिर तेरी माँ आकर बनाएगी। सृष्टि ने उनकी तरफ भी नज़र उठाकर नहीं देखा, बस धीरे से बोली, मैं अभी बना देता हूँ माँ जी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। संतोष जी बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में अपने हीरे जैसे बेटे की शादी तुझ जैसी नालायक से कर दी। जिंदगी खराब हो गई है, उसकी भी और हमारी भी। ये बोलकर वो वहां से चली गई और सृष्टि हल्का सा व्यंग्य से मुस्कुराकर बोली, हीरा जो आज तक मुझे चुभन के अलावा और कुछ नहीं दे पाया। वहीं दूसरी तरफ मानव जो बेड पर बैठा था, उसने तिरछी नज़रों से सृष्टि की तरफ देखा और आज सुबह का वक्त याद करने लगा जब सुबह सुबह वो ज्वेलरी शॉप पर गया था और अपनी पॉकेट में से एक नेकलेस निकालकर उस ज्वेलरी शॉप के मालिक को दिया था। उस नेकलेस को देखकर मालिक बोला, इसका बिल। मानव उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोला, बिल नहीं है मेरे पास, जितना देना है दे दो, इसका वक्त भी नहीं है मेरे पास। मानव की बात सुनकर वो मालिक समझ चुका था कि इस नेकलेस का बिल क्यों नहीं है, लेकिन उसे तो बस बिजनेस करना था। उसने जल्दी से ड्रॉर में से 1 लाख निकालकर मानव को दिया और मानव तुरंत वहां से निकल गया। अंडस्को क्या प्रलय ढूंढ पाएगा सृष्टि को? कैसा होगा रिएक्शन न सृष्टि का जब उसे पता चलेगा कि नफरत से भरी उसकी जिंदगी में कोई उसे पागलों की तरह प्यार करता है। जानने के लिए पढ़ते रहिए वर्मा हाउस। सृष्टि किचन में खाना बना रही थी। आज वो खाना बनाने में लेट हो गई थी, इसलिए उसके हाथ अब दुगनी स्पीड में चल रहे थे। वो जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा रही थी। जल्दबाजी के चक्कर में उसका हाथ कभी जल जाता तो कभी चाकू से कट लग जाता, लेकिन सृष्टि के पास इतना भी वक्त नहीं था कि दर्द की एक आह भी भर सके। तभी किचन में संतोष जी आए और गैस काउंटर की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, जरा ध्यान से बनाना खाना, कहीं जल्दी के चक्कर में जला मत देना या फिर कच्चा ही मत परोस देना। तुम्हारी शक्ल देखकर वैसे भी मूड खराब हो जाता है, कहीं खाना भी अपनी शक्ल की तरह मत बना देना। उनकी बात सुनकर सृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस अपना काम करती रही। संतोष जी कुछ देर में वहां से चली गई। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और सृष्टि सबको खाना सर्व कर रही थी। आखिर में उसने भी जल्दी से 2 निवाले खाए। दर्द इतना हो रहा था उसके शरीर में कि बस खाना जल्दी खत्म कर वो जाकर सोना चाहती थी। एक बार फिर से किचन का सारा काम निपटाकर सृष्टि अपने कमरे में आए और बेड के एक किनारे पर लेट गई। अभी मानव वहां पर नहीं था। वो घर के बाहरी एरिया में इधर उधर टहलते हुए फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वो फ़ोन पर बात करते हुए बोला, यार मैं कब से उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने से कुशल की आवाज़, यार वो बॉस है हमारी, तुझे लगता है वो तेरी बातों में आएगी? मानव चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट लिए बोला, उसे तो मेरी बातों में क्या, मेरे जाल में भी फंसना होगा। आज मैंने उसके लिए जो पार्टी अरेंज की थी, उसके बाद तो वो मुझसे पक्का इम्प्रेस हो गई होगी। अब वो बस किसी तरह मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद ये सृष्टि रहेगी घर पर और मैं रहूंगा बाहर मिस ख्याति के साथ। कुशल उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, कहीं ऐसा ना हो तेरा ये ख्वाब रह जाए। प्रपोजल एक्सेप्ट करना तो दूर की बात, कहीं वो तुझे जॉब से ना निकाल दे। और यार कम से कम सृष्टि भाभी के बारे में तो सोच। उसकी बात सुनकर अब मानव बुरी तरह से चिढ़ गया। उसने गुस्से से कहा, फालतू बकवास करके मेरा मूड मत खराब कर। उसकी तो शक्ल ही इतनी मनहूस है कि मेरा देखने तक का मन नहीं करता, इसीलिए तो मेरा दिल मिस कर ख्याति पर आ गया, वरना अगर मेरी बीवी ही मुझे खुश करती तो मुझे किसी और लड़की की जरूरत ही क्या थी। कुछ देर और कुशल से बात करने के बाद मानव ने फ़ोन काटा और वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही जब उसकी नज़र बेड पर सो रही सृष्टि पर गई तो उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने तुरंत एक झटके से सृष्टि को उठाया तो सृष्टि हड़बड़ा गई। वो काफ़ी गहरी नींद में सोई हुई थी। मानव गुस्से से उसे देखते हुए बोला, आज फिर से तेरा ड्रामा शुरू हो गया। तुझे पता है ना रात को कमरे में आते ही मुझे क्या चाहिए, लेकिन तू जानबूझकर सोने का ड्रामा करती है। सृष्टि कुछ पल उसे देखती रही और फिर धीमे से बोली, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने वो सब। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मानव उसके चेहरे पर झुका और उसके गालों को कसकर उंगलियों से पकड़ते हुए बोला, थोड़ी देर पहले क्या? तुझे अब दोबारा हाथ लगाऊंगा तो घिस जाएगी क्या तू बीवी है मेरी, तेरे जिस्म पर हक है मेरा, मैं जब चाहूं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं और तू मुझे रोक नहीं सकती। ये बोलते हुए मानव अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। सृष्टि को अपने बदन में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। अभी कुछ घंटे पहले ही मानव ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था और बिस्तर पर उसे बुरी तरह से नोचा भी था।
अब उसमें और दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो मानव को रोकती उससे पहले ही मानव उसके ऊपर झुका और उसके गाल को अपने होठों और दांतों से नोचने लगा। सृष्टि बस बिस्तर पर छटपटाती रह गई और मानव जब संतुष्ट हो गया तो अपनी जगह पर जाकर सो गया। उसके सोने के बाद सृष्टि ने खुद को समेटा नहीं, बल्कि यूं ही बेड पर लेटी रही। उसकी आंखें सीलिंग की तरफ थी और उसकी आंखों के किनारों से आंसू लगातार बहते रहे। ना जाने कितने घंटे वो यूं ही रोती रही और फिर सुबह होने से कुछ देर पहले ही उसकी आंख लग गई। सुबह का वक्त। इतनी तेजी से तो घड़ी नहीं भाग रही थी जितनी तेजी से सृष्टि भाग रही थी। उसने जल्दी से अपने रसोई के सारे काम निपटाए और फिर कमरे में आई, क्योंकि मानव को कपड़े निकाल कर देने थे। तभी मानव सृष्टि की तरफ देखते बोला, आज तो तुझे तनख्वाह मिलेगी ना। सृष्टि ने मानव की तरफ देखा और अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ आज मिल तो जानी चाहिए। मानव उसके पास आया और उसे देखते हुए सर्द लहजे से बोला, मिल तो जानी चाहिए नहीं, मिल ही जानी चाहिए। और ये बता, तेरा बॉस तुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता क्या एक्स्ट्रा काम के? बॉस को थोड़ा खुश रखा कर, तुझ पर मेहरबान रहेगा तो 2 पैसे ज़्यादा ही बनेंगे। ये बोलकर मानव अपने वॉशरूम में चला गया और सृष्टि उसकी बात का मतलब समझती रह गई। कुछ देर बाद सृष्टि बस स्टैंड पर थी और अपनी बस का इंतजार कर रही थी। न जाने वो कौन से ख्यालों में खोई हुई थी कि बस उसके सामने आकर रुकी, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चला। अचानक जब बस जाने लगी तो सृष्टि अपने ख्यालों से बाहर आए और जाती हुई बस को देखकर उसके पीछे पीछे भागने लगी। रागिनी उसे बस में ढूंढ रही थी कि सृष्टि बस पर चढ़ी क्यों नहीं। उसे पता नहीं चला कि वो बस स्टैंड पर ही छूट गई है। सृष्टि लगातार बस के पीछे भागे जा रही थी। तभी सामने से एक गाड़ी जो उसी बस स्टैंड से गुजर रही थी, उसके ड्राइविंग सीट पर बैठे एक शख्स की नज़र सड़क पर दौड़ रही सृष्टि पर गई। सृष्टि को देखकर ही जैसे उस शख्स की धड़कन तेज हो गई थी। सृष्टि का अचानक से ही पैर लड़खड़ाया और वो सीधा नीचे जमीन पर जाकर गिरी। दर्द से उसकी चीख निकल गई और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने बीच सड़क पर अपनी गाड़ी रोक दी और बाहर निकलकर तेजी से सृष्टि की तरफ दौड़ा। सामने की तरफ से एक ट्रक आ रहा था, लेकिन बिना अपनी जान की परवाह किए वो शख्स सड़क पार करते हुए सृष्टि की तरफ पहुंचा। जैसे ही उसकी नज़र जमीन पर गिरी हुई सृष्टि पर गई, उसका दिल धकसा रह गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वहां पर खड़े किसी इंसान को कुछ समझ नहीं आया और साथ ही साथ गाड़ी ड्राइव कर रहे प्रलय के साथ बैठे हार्दिक की आंखें भी बस फटी की फटी रह गई। प्रलय एकटक सृष्टि को देख रहा था। उसने जल्दी से सृष्टि को अपनी गोद में उठाया। 19 साल की मासूम सी सृष्टि उसकी गोद में किसी बच्चे की तरह समा गई। प्रलय उसकी एक झलक से ही उसे पहचान चुका था और अब जब सृष्टि उसकी गोद में थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका खुद का दिल उसके हाथों में हो। सृष्टि के चेहरे पर थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी। हार्दिक जल्दी से प्रलय के पास आया और उसके कंधे पर अपने हाथ रख कर बोला, थैंक गॉड यार, आज तूने एक जान बचा ली, वरना मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं ये लड़की जिस तरह से सड़क पर भाग रही है, इसे कुछ हो ना जाए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय बोला, प्रलय राणा के होते हुए अगर उसकी यूनिवर्स को हवा भी छू जाए तो प्रलय राणा दुनिया में प्रलय ले आएगा। प्रलय की बात सुनकर हार्दिक हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रलय की गोद में जो लड़की है वो वही लड़की है जिसे प्रलय पिछले 2 साल से ढूंढ रहा है। प्रलय जल्दी से गाड़ी की तरफ लेकर आया और उस गाड़ी में बैक सीट पर लेकर बैठ गया। हार्दिक ने जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। प्रलय बस सृष्टि को देखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जन्नत उसके सामने हो। उसके होठों पर मुस्कुराहट भी आ रही थी और साथ ही साथ सृष्टि की हालत देखकर उसे उसकी फिक्र भी हो रही थी। सृष्टि ने अपना दुपट्टा इस तरह से लिए हुआ था कि उसके जख्म प्रलय को दिखाई नहीं दे रहे थे, या यूं कह सकते हैं कि प्रलय का सारा ध्यान बस सृष्टि के चेहरे पर था, इसीलिए उसने उसके बाकी के जिस्म को देखा ही नहीं। सिटी हॉस्पिटल। प्रलय ने सृष्टि को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने लगे। सृष्टि का ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि भले ही वो सिर्फ उसके ऊपरी जख्मों को चेक कर रहे थे, लेकिन उन्हें शुरुआती चेकअप से ही पता चल रहा था कि सृष्टि सिर्फ बेहोश नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। उसके बदन पर हुए जख्म साफ बता रहे थे कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और साथ ही साथ लेडीज डॉक्टर ने यह भी डिक्लेयर कर दिया था कि उसके साथ बहुत ही क्रुएलिटी होती है, ऐसी क्रुएलिटी जो किसी की भी रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। वहीं दूसरी तरफ प्रलय इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ा था और उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। ना जाने उसने क्या क्या सोच रखा था कि जब भी उसकी यूनिवर्स उसे मिलेगी तो वो उसे ऐसे प्रपोज करेगा, वैसे प्रपोज करेगा, लेकिन फिलहाल वो सृष्टि से कुछ बोल ही नहीं पाया था। तभी हार्दिक उसके पास आया और बोला, तो क्या सोचा है, कैसे करेगा अपनी यूनिवर्स को प्रपोज? उससे अपने दिल की बात कैसे कहेगा? हार्दिक की बातें सुनते हुए प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो कुछ बोलता उससे पहले इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। प्रलय डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, क्या अब मैं अपनी यूनिवर्स से मिल सकता हूँ?
डॉक्टर ने उसके सवाल पर कोई जवाब ही नहीं दिया क्योंकि फिलहाल उनका ध्यान सिर्फ उन बातों पर था जो वो प्रलय को बताने वाले थे। प्रलय वार्ड के अंदर जाने लगा लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर ने उसे रोका और बोले, मुझे आपके साथ पेशेंट के बारे में कुछ डिस्कस करना है मिस्टर प्रलय राणा, प्लीज़ आप मेरे केबिन में आइए। प्रलय तुरंत बोला, लेकिन वो सब बाद में भी तो डिस्कस हो सकता है ना डॉक्टर, पहले मुझे प्लीज़। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही डॉक्टर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। प्रलय को दिल बैठने लगा। डॉक्टर एकदम सीरियस होकर बोले, नहीं मिस्टर राणा, शायद पहले आपके लिए वो बातें जानना जरूरी है और वैसे भी अभी पेशेंट को होश नहीं आया है। प्रलय का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वही हार्दिक भी डॉक्टर के एक्सप्रेशंस देखकर हैरान था। क्या रिएक्शन होगा प्रलय का जब उसे पता चलेगा सृष्टि की हालत के बारे में? क्या अपना पाएगा प्रलय सृष्टि को उसकी शादी का सच जानने के बाद? जानने के लिए पढ़ते